नमस्कार। लोकतंत्र की बात गाजियाबाद के साथ कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जी हाँ, लोकतंत्र की बात करें तो विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का हिस्सा होने का गौरव हम सबको प्राप्त है। और अब चुनावों का मौसम आ गया है तो बहुत सारी तैयारी, बहुत सारी जिम्मेदारियां हम सबकी बनती हैं। जी हाँ, इस लोकतंत्र के महायज्ञ में हम सबको अपनी आहुति देनी है। ये सोचना कि कौन सा उम्मीदवार कैसा है, ये जानना कि हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और न जाने क्या क्या। तो चलिए आज हम इस कार्यक्रम के माध्यम से कुछ ऐसी बातें करते हैं जो हम सबको जानना बेहद ज़रूरी है। तो इसी क्रम में आज हमारे साथ स्टूडियो में हमारे खास मेहमान आपको मिलवाते हैं डॉक्टर सत्येंद्र सिंह जी से। आप डॉक्टर हैं गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल में, और इनके बारे में मैं आपको बता दूं कि आप डिस्ट्रिक्ट आइकन हैं डिसेबल्ड्स के लिए। जी हाँ, दिव्यांग जनों के लिए आपको राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। और इन्होंने इतनी लड़ाइयाँ उनके लिए लड़ी हैं, न जाने क्या क्या उनके लिए किया है, क्या क्या किया है और क्या नहीं किया, ये तो बातें हम करते रहेंगे। लेकिन पहले हम रूबरू होते हैं डॉक्टर सत्येंद्र सिंह जी से। नमस्कार। नमस्कार, गाजियाबाद के सभी दर्शकों को नमस्कार। धन्यवाद पूनम जी। आज आप हमारे यहाँ आए हैं और आपसे मैं बस इतना जानना चाहूँगी कि जब 18 साल के आप हुए थे, पहली बार आपने वोट करना था और आपने वोट किया होगा, तब से लेकर राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित होने और जनपद गाजियाबाद, ईस्ट दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली सभी के लिए दिव्यांगजनों के लिए आइकन होने तक का सफ़र, क्या क्या बातें गुजरी होंगी इस बीच में, वो आप हमसे साझा करें और हमारे दर्शकों से भी। जी पूनम जी, काफ़ी लंबा समय बीत गया है क्योंकि आपने बात की है कि मेरा जो सबसे पहला जो एक्सपीरियंस था वोट डालने का, तो काफ़ी पहले की बात है। उस समय यूजुअली ये होता था कि अभी भी वैसे काफ़ी जगह आप देखिए तो बहुत से जो एरियाज़ हैं भारत के, वो सुगम्य नहीं हैं डिसेबल लोगों के लिए, दे आर नॉट एक्सेसिबल। और इसीलिए हमेशा आप न्यूज़पेपर चाहे टीवी चैनल्स पर देखिए, जो तस्वीरें आती थी वो आती थी कि जो 80 साल से ऊपर के लोग हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, लोग व्हील चेयर पर हैं, उनको कंधे पर उठा के लेके जा रहे हैं, उनकी व्हील चेयर उठा के लेके जा रहे हैं। तो एंड दिस इज़ नॉट ए डिग्निफाइड वे। अगर आप बात करें एक ह्यूमन डिग्निटी की, किसी को उठा के लेके जाना, आई थिंक ऐसी चित्र हमेशा आते थे जो व्यथित करते थे। और कई बार वोट डालने के बाद भी हमेशा से मेरा एक्सपीरियंस जो था वो यही रहा था कि जितने भी पोलिंग बूथ्स हैं, कहीं पर रैंप नहीं है। अगर रैंप हैं तो रैंप के नाम पर वो स्लोप हैं जिस पे काफ़ी मतलब लोग भी नहीं चल पाएंगे, अच्छे खासे लोग भी नहीं चल पाएंगे। तो ये काफ़ी लंबी जद्दोजहद रही थी। और इसमें जो लेट हमारे जावेद अबीदी साहब हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये केस डाला था कि जितने भी पोलिंग बूथ्स हैं वो सुगम्य हों। उसके बाद भी चीज़ें, क्योंकि समय लगता है इन चीज़ों में, धीरे धीरे बातें बढ़ती हैं। 2008 में मैं दिल्ली में आया और दिल्ली में आने के बाद दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने थे 2016 में, जो मुझे याद आता है। तब मैंने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर दिल्ली को काफ़ी पत्र लिखे, काफ़ी मैंने आरटीआई भी डाली कि कितने पोलिंग बूथ हैं भारत की राजधानी में, दिल्ली में। क्योंकि अगर आप एडवोकेसी की बात करते हैं, अगर आप भारत की राजधानी ही सुगम्य नहीं है लोगों के लिए, तो हम पूरे भारत की क्या बात करें। तो काफ़ी इसको मीडिया अटेंशन भी मिला। और उसके बाद जो चीफ इलेक्टोरल साहब थे, उन्होंने मुझे खुद बुलाया और उन्होंने मुझसे बात की कि आप हमें प्रॉब्लम्स मत गिनवाइए, वो हमें पता है, आपके पास सोल्यूशंस हैं तो आप हमें सोल्यूशंस बताएंगे। और वो पहला इंस्टेंस था कि जब हमने डिसेबिलिटी सेक्टर के साथ मिलकर, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर दिल्ली के साथ मिलकर, हमने पूरे एक एक्सेसिबिलिटी ऑडिट का उनको पूरा फ्रेमवर्क बताया कि पोलिंग बूथ पे अगर भिन्न भिन्न तरह की डिसेबिलिटीज़ हैं, अगर कोई व्हील चेयर यूज़र है तो उसको हम कैसे सुगम्य बनाएंगे, अगर कोई दृष्टि बाधित है तो उसके लिए क्या सुविधाएं होनी चाहिए, या अगर कोई श्रवण बाधित है या हियरिंग इम्पेयरमेंट है उसको, तो उसके लिए वो कैसे बनाया जाएगा। तो इसके बाद जो बात आती है वो थी 2019 में हमारी काफ़ी मेहनत रंग लाई। जो हमारे लोकसभा चुनाव थे उसमें क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक सर्कुलर है, अगर मैं आपका ध्यान उसकी तरफ ले आऊँ, जो कहता है कि जो पोलिंग बूथ ऑफिसर्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी ड्यूटी लगेगी, अगर उसमें किसी को डिसेबिलिटी है तो उनको आप एग्जेम्प्ट कर दें। तो अगर एक तरफ से आप बात देखें तो ये मेरी अगर आप पर्सनल राय पूछें तो आई डोंट थिंक ये इंक्लूजन है, ये एक तरह से एक्सक्लूजन है। जिनकी विकलांगता या डिसेबिलिटी ज़्यादा सीवियर है वो एग्जामिशन ले सकते हैं ड्यूटी से, कोई दिक्कत नहीं है। पर बहुत सारे लोग हैं मेरे जैसे जो चाहते हैं, आपने बात की कि
मतलब लोकतंत्र डेमोक्रेसी का महायज्ञ है ये, और मेरा भी यही मानना है कि दिस इज़ द बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी। बिल्कुल सही कहा आपने। और मुझे ऐसा लगता है कि दिव्यांगजनों से सहानुभूति करने वाली बात कोई नहीं है, क्योंकि ईश्वर एक कोई चीज़ हमसे छीनता है तो और अनेक माध्यम से बहुत सारी शक्तियाँ प्रदान कर देता है। तो उसके लिए वाकई में एक आइकन के रूप में अगर हम आपको देखते हैं, तो आपने कभी अपने कामों से और कभी ये किसी को महसूस नहीं होने दिया, बल्कि मुझे लगता है कि आम जनों से आपने ज़्यादा किया है, और साथ ही जो दिव्यांगों की मुश्किलें हैं उनको कम करने के लिए आपने हमेशा से लड़ाई लड़ी है। तो कभी आपके साथ कोई ऐसा भी अनुभव हुआ कि उन्होंने कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाकर तैयार कर दी जो कि थी तो दिव्यांगजनों के लिए, लेकिन एक्चुअल में वो वहाँ उनके लिए वर्क नहीं कर रही थी? तो कुछ ऐसी जी, अगर आप पॉलिसी की बात करते हैं तो बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, अगर हम पॉलिसी जो बना रहे हैं वो किस तबके के लिए बना रहे हैं, किस वर्ग के लिए बना रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि अगर आप डिसेबिलिटी सेक्टर के लिए कोई भी पॉलिसी बना रहे हैं तो आपको हमारी आवाज़ों का समावेश करना बहुत ज़रूरी है। डिसेबिलिटी सेक्टर में हम इसको बोलते हैं नथिंग अबाउट अस विदाउट अस, क्योंकि कुछ लोगों ने बैठकर ये सोचा कि शायद जो डिसेबल्ड लोग हैं वो शायद ये काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये सर्कुलर आया। लेकिन उनको मेरा जवाब ये होगा कि अगर आप मुझसे पूछे कि एबिलिटी का विपरीत शब्द क्या है, तो मैं कहूँगा वो होता है इनएबिलिटी। वो डिसेबिलिटी नहीं होता। क्या बात? डिसेबिलिटी इज़ नॉट इनएबिलिटी। बहुत सुंदर। और यही बात थी, सिर्फ इसी बात को जताने के लिए 2019 में जो हमारे लोकसभा चुनाव हुए थे, उसमें मैंने खुद वॉलंटियर किया कि जो साउथ दिल्ली में जो पोलिंग बूथ था, मैंने कहा कि वहाँ पर मैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनूंगा और मेरी एक टीम होगी जिसमें बाकी जो तीनों लोग हैं वो सारे के सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ विद डिसेबिलिटीज़ होंगे। और वो दिल्ली का पहला PWD मैंड पोलिंग बूथ था, जिस पे मैं था, मेरे साथ एक नर्स थी, मेरे साथ एक बैंकर थे और मेरे साथ एक टीचर थे। हम सबको अलग अलग तरह की डिसेबिलिटीज़ थी। पर्पस क्या था? पर्पस था टू रिक्लेम आवर स्पेसेस। हम बात करते हैं इंक्लूजन की, एंड आई थिंक देयर कैन नॉट बी ए बेटर एग्जाम्पल देन दिस। मुझे याद है उस दिन क्रिकेट मैच चल रहा था, काफ़ी लोग छुट्टियों का आनंद ले रहे थे कि आज तो छुट्टी है, इलेक्शन में वोट डालने की क्या ज़रूरत है। लेकिन जो भीड़ मेरे पोलिंग बूथ के बाहर खड़ी थी, उसमें लोगों में एक क्यूरोसिटी थी कि क्या हो रहा है, कैसे कैसे लोग हैं। जे एक है जिसके पास बैसाखी है, वो अब काम कर रहा है, EVM की मशीन के पास बैठा हुआ है। एंड आई थिंक दिस इज़ व्हाट वी शुड टॉक अबाउट। इसी को हम इंक्लूजन कहते हैं। इसी बात के साथ मेरे पास कुछ सवाल आए हुए हैं और विशेष रूप से आपसे पूछने के लिए, तो मैं उन्हीं में से एक सवाल आपके लिए यहाँ पर ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगी कि एक 80 साल से ज़्यादा उनके दादाजी हैं और वो हमेशा से वोट करते आए हैं और अभी वो वोट करना चाहते हैं, लेकिन तीसरी मंजिल पर हैं। तो उनको व्हील चेयर यूज़ करने के लिए भी वो नीचे लेकर आना, वो एक और वहाँ तक पोलिंग बूथ तक लेकर जाना, तो क्या उसके लिए भी कोई प्रावधान है? आप जी पूनम जी, आपने बहुत ही बढ़िया सवाल उठाया है और इस पर चुनाव आयोग में काफ़ी डिस्कशन भी हुआ था, क्योंकि काफ़ी एफर्ट्स के बाद भी ये देखा गया था कि बहुत सारे लोग हैं, जेन्युइन रीजंस हैं। दिल्ली में बहुत सारी जगह हैं जहाँ लिफ्ट नहीं होती, लोग ऊपर रहते हैं अपने परिवार वालों के साथ, बुज़ुर्ग लोग होते हैं, उनको एज की तो वजह से डिसेबिलिटीज़ हो सकती हैं, वो नहीं आ सकते नीचे। तो इसमें चुनाव आयोग ने अभी ये किया है कि जो 80 साल से ऊपर के वृद्धजन हैं और जो पीपल विद डिसेबिलिटीज़ हैं, अगर वो चाहें तो पोस्टल बैलेट की फैसिलिटीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे आर्मी में लोगों को पोस्टल बैलेट की फैसिलिटी होती है, BLO पहले आप देखेगा, आप पहले अप्लाई करेंगे कि यू आर ए पर्सन विद डिसेबिलिटी या यू आर ए सीनियर सिटीज़न जिसकी उम्र 80 साल से ऊपर है। BLO आपकी पूरी जानकारी लेगा, आपका नाम वहाँ एंटर करेगा, पूरी वेरीफाई करेगा। उसके बाद वो आपके घर पर आके आपका जो बैलेट है वो थ्रू पोस्टल बैलेट वो ले लेंगे। यही बात जो सीवियर डिसेबल्ड हैं हमारे, उनके लिए भी लागू होती है? जी, क्योंकि अगर आप बात करें कि हमारा भी नया डिसेबिलिटी का एक नया कानून आया 2016 में, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट। उसमें एक कैटेगरी है जिसको हम बोलते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ विद हाई सपोर्ट नीड्स, जिनकी सपोर्ट नीड्स ज़्यादा हैं। तो उन लोगों के लिए भी ये बहुत एक जो है एक फ़ायदा है, जिससे कि वो इस पोस्टल बैलेट का फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन मेरी दोबारा से रिक्वेस्ट होगी सभी लोगों के साथ कि जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके आप इस फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी में खुद आएँ, आगे आएँ, क्योंकि गाज़ियाबाद प्रशासन और हम लोग जो जुड़े हुए हैं एज डिस्ट्रिक्ट आइकन, हमारी पूरी कोशिश है
कि सारी पोलिंग बूथ जो हैं पूरी तरह से सुगम्य हों। तो जहाँ तक पॉसिबल हो सके अपने पूरे परिवार के साथ 18 प्लस के ऊपर जितने भी लोग हैं आप आएँ और वोट कास्ट करें। एक बात और मैं आपसे जानना चाहूँगी कि लगभग अगर जनपद गाज़ियाबाद की बात करें तो 1,44,305 ये हमारे दिव्यांगजन हैं। इसमें बच्चे भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं, सब हैं। तो अगर हम 18 प्लस की बात करें तो लगभग 50,000 हमारे दिव्यांगजन होंगे, लेकिन उसके सापेक्ष जो हमारा मतदान है वो बहुत कम है। अगर हम जो पीछे जो हमारा डेटा है उसको अगर हम देखें तो अब हम उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं कि जो आगामी चुनावों में ये जो हमारा रेशो है वो बढ़े। ये पहली बात तो सबसे बड़ी ये बात है कि अक्सर हम सरकार की आलोचना करते रहते हैं कि ये नहीं हुआ या वो नहीं हुआ। आई थिंक जब हम एक उंगली उठाते हैं तो 4 उंगलियां हमारी तरफ हैं जो बता रही हैं कि क्या आपने अपना अधिकार पूरा किया, क्या आपने मत का प्रयोग किया या नहीं किया। तो सबसे पहले तो हमें वो करना है। अगर आप डिसेबिलिटी सेक्टर की बात करें तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पोस्टल बैलेट का ऑप्शन है। उसके अलावा धीरे धीरे अभी और भी जैसे गाइडलाइंस आएंगी, जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हैं, जैसे दिल्ली में प्रोविज़न था वही यूपी में भी होगा इलेक्शंस में, कि कैसे हम ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आए। उसके बाद जो एनसीसी के कैडेट्स हैं उनको भी ट्रेनिंग करके पूरी ट्रेनिंग दी जाती है कि व्हील चेयर अवेलेबल होगी सारे पोलिंग बूथ पे, तो आप बूथ पर भी जाकर व्हील चेयर की सेवा का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये सारी हमारी कोशिशें जारी हैं, बट हमें चाहिए आपकी मदद ताकि ये सारी जानकारी लोगों तक जाएं और वो इस जानकारी का फ़ायदा उठाएं और पूर्ण मतदान की तरफ हम बढ़ें। क्या ऐसा भी है कि मैंडेटरी है कुछ जो हमारे दिव्यांगजनों के लिए कि ऐसा होना ही चाहिए पोलिंग बूथ को, तभी ओके माना जाएगा या उसी को परफेक्ट पोलिंग बूथ माना जाएगा जिसमें ये सारी सुविधाएं हैं? जी बिल्कुल ऐसी हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने उनको एक्सेसिबिलिटी ऑडिट की गाइडलाइंस दी थी और अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक मिनिमम अश्योर्ड फैसिलिटी ये चीज़ें बताई हैं कि जितने भी पोलिंग बूथ हैं ये उस पर मिनिमम अश्योर्ड फैसिलिटी होनी चाहिए, जिसमें प्रोविज़न ऑफ व्हील चेयर है पूरा का पूरा, सारी चीज़ें हैं वहाँ पर। अगर कोई डेफ है तो उसके लिए पूरी सेवाएं होनी चाहिए, साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर की सारी सेवाएं उसमें लिखी हुई हैं जो सारे पोलिंग बूथ पर जाएंगी और उसी के हिसाब से पोलिंग बूथ तैयार होंगे। डॉक्टर साहब, एक और प्रश्न हमारे पास आया है जो कि हम आपसे सही जानकारी उसके बारे में जानना चाहेंगे कि क्या दिव्यांगजनों के लिए पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी भी प्रदान की जाती है? जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने प्रदेशों को ये निर्देश दिए हैं कि मतदान को सुगम्य बनाने के लिए जहाँ तक संभव है आप पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी प्रोवाइड करें। तो दिल्ली के चुनावों में हमने देखा ये फैसिलिटी प्रोवाइड की गई थी। पिछले गाज़ियाबाद के चुनाव में भी कुछ लोगों ने इस फैसिलिटी का फ़ायदा उठाया था और स्वीप के जो प्रोग्राम्स हम कर रहे हैं इस चैनल के थ्रू उसमें आपको पूरी जानकारी दी जाएगी, लेकिन पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी का फ़ायदा ज़रूर उठाएं। तो क्या करना होगा उसके लिए? क्या कुछ पहले से अप्लाई करना होगा? मतलब क्या वो तरीका है जिससे कि ये फैसिलिटी को अवेल किया जा सके? तरीका, जब बीएलओ आपके पास आए थे तो उन्होंने फॉर्म टिक किया था, उसमें एक ऑप्शन होता है पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो उनके पास सारे आंकड़े हैं कि कितने मतदाता हैं जो डिसेबिलिटी कैटेगरी के हैं। उनके पास एक जैसे पोस्टल बैलेट फैसिलिटी में भी यही चीज़ आती है और पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी में भी यही आती है कि आपके पास एक एसएमएस भी जाएगा या जो बीएलओ हैं आप उनसे बात कर सकते हैं अपने क्षेत्र के बीएलओ से कि क्या है, किस नंबर पे आपको कॉल करना है और उस नंबर पे कॉल करके आप इस फैसिलिटी का पूरा फ़ायदा उठाएं। तो हम बता देना चाहते हैं सभी हमारे दर्शकों को कि वोट के लिए जोश बहुत हाई है और कोई भी धर्म, जाति, लिंग या फिर किसी भी तरह की कोई भी बाधा हमें वोट करने से बिल्कुल नहीं रोक सकती है। और अभी हमारे साथ डॉक्टर सत्येंद्र जी हैं और उन्होंने सारी वो बातें, चाहे वो दिव्यांगजन है या फिर कोई और या फिर वो वृद्धजन है, वोट करने से आपको कोई नहीं रोक सकता, बस आपकी मन की हिम्मत और जोश होना चाहिए। तो चलते चलते क्या संदेश देना चाहेंगे डॉक्टर सत्येंद्र जी उन सभी दिव्यांगजनों को जो कि सोचते हैं कि पता नहीं हम वोट कर पाएंगे या नहीं? जी पूनम जी, जैसा कहा गया है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। सो हमारा सबका ये आई थिंक मॉरल ड्यूटी भी है कि हम राष्ट्र निर्माण में अपना पूरा सहयोग दें, पूरा साथ दें और गाज़ियाबाद प्रशासन की पूरी ये रिक्वेस्ट भी रहेगी और ये पूरा प्रशासन पूरा लगा हुआ है कि जो मतदान है पूरा का पूरा हम 100% मतदान की तरफ जाएं और सुगम्य और समावेशी मतदान की तरफ जाएं।
डॉक्टर सत्येंद्र, मैं आपसे एक बात और जानना चाहूँगी। जो मेरे पास कुछ सवाल आए हुए हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं कि चलिए आपने ये बताया कि हम व्हील चेयर पर जा सकते हैं, वहाँ रैंप बने होंगे, लेकिन कुछ ऐसी भी डिसेबिलिटीज़ होती हैं जैसे कि दिखाई नहीं देता या सुनाई नहीं देता, तो वो किस तरह से अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। तो इसके लिए जैसे मैंने बताया आपको कि हर पोलिंग बूथ पर व्हील चेयर के अलावा वॉलंटियर्स का प्रोविज़न है। तो हर पोलिंग बूथ पे आपके लिए वॉलंटियर्स होंगे जो हेल्प डेस्क पर अवेलेबल होंगे। तो अगर कोई दृष्टिबाधित व्यक्ति आ रहा है मतदाता, तो उसके हेल्प के लिए एक वॉलंटियर होगा, या अगर कोई श्रवण बाधित है तो उसके लिए साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन का भी प्रोविज़न होगा। लेकिन अक्सर जो मैंने देखा है, जैसे मैंने खुद पोलिंग बूथ पर मैंने काम किया है, अक्सर ये होता है कि जब भी कोई मतदाता वोट डालने के लिए आता है, अगर उसको डिसेबिलिटी भी है तो वह खुद ही अपने साथ पूरे परिवार के साथ आता है। तो वैसे इस चीज़ में कोई दिक्कत होती नहीं, बट अगर फिर भी वो अकेले भर आ रहे हैं तो उनका स्वागत है, क्योंकि हर पोलिंग बूथ पर आपको पूरे वॉलंटियर्स मिलेंगे। तो बहुत ही सटीक और सही जानकारी हमें डॉक्टर सत्येंद्र जी द्वारा प्राप्त हुई। लेकिन फिर भी अगर कोई जानकारी रह गई है या फिर आपकी मुश्किलें या फिर आपकी कोई भी बात इन बातों से अलग है, तो आप संपर्क कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम डॉक्टर सत्येंद्र जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।